बच्चों, आज हम लोग अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप लोगों के पास अभी बुक्स नहीं होंगी, बुक्स आप लोग लेंगे तब देखेंगे। और मैंने कल कुछ फोटो डाले भी थे फर्स्ट लेसन के। जिन जिन बच्चों ने देख लिया हो, पढ़ लिया हो, उनको आइडिया लग गया होगा कि परिचय अर्थशास्त्र जो फर्स्ट लेसन है परिचय, उसमें हमें क्या पढ़ना है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा के दो शब्दों अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द क्या हुआ है? अर्थ, और दूसरा शब्द है शास्त्र। अर्थ शब्द का अर्थ होता है धन, और शास्त्र शब्द का अर्थ होता है किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित की गई क्रियाओं के विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है। अर्थात अर्थशास्त्र धन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उनसे संबंधित विषय है। अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक, वास्तविक, व सामान्य मनुष्यों की क्रियाओं की अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि, सामान्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित प्रयासों या प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित प्रयासों या प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपको तीन नए शब्द देखने को मिले होंगे: सामाजिक, वास्तविक व सामान्य। सामाजिक शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे मनुष्यों की क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि समाज में वास्तव में निवास करते हैं, जो हम लोगों के साथ, क्योंकि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहते हैं, तो वो मनुष्य जो समाज में रहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास या प्रयत्न करता है। जैसे कि हम कहें किसी साधु के चोर या डाकू जो कि समाज से बाहर होते हैं, चोर या डाकू समाज से बहिष्कृत होते हैं, और साधु सन्यासी समाज से अलग हट के ऊपर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर लिया होता है। इस कारण से हम सिर्फ अर्थशास्त्र में ऐसे मनुष्यों का अध्ययन करेंगे जो सामाजिक हों, वास्तव में समाज में रहते हों। वास्तविक शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसा मनुष्य जो वास्तव में समाज में रहता है। हम किसी कंजूस की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं होंगे। तथा सामान्य शब्द का अर्थ ये है वो मनुष्य जो बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर के अपनी क्रियाओं को करता है, यानी बिना सोचे समझे, बिना किसी
बिना किसी नियम के, बिना किसी अपने ज्ञान का प्रयोग किए वो कोई भी कार्य नहीं करता है। इसके साथ ही दो शब्द ये है यहाँ पे, प्रयास या प्रयत्न। प्रयास भी हम कह सकते हैं और हम प्रयत्न भी कह सकते हैं। प्रयास या प्रयत्न शब्द से तात्पर्य यह है कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि उपभोग, सबसे पहली क्रिया है उपभोग, सबसे पहली आर्थिक क्रिया। उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि और अंत भी कहते हैं। आदि और अंत इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो सभी अपनी आर्थिक क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही करते हैं। सारी आर्थिक गतिविधियां हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही करते हैं। और उपभोग, जब हम किसी वस्तु का उपभोग कर लेते हैं, वो वस्तु समाप्त हो जाती है, तो वहीं पर जो आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ हुई थी वहीं पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। दूसरे प्रयास में हम कह सकते हैं उत्पादन। उत्पादन का तात्पर्य, जैसे कि साधारण सभी लोग यही समझते हैं उत्पादन का मतलब होता है बनाना, लेकिन वास्तव में हमारी इस पृथ्वी पर हर वस्तु किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। हम सिर्फ वस्तु का आकार, रंग, रूप, गुण, समय आदि का परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन शब्द का अर्थ ही यही है कि वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना या वस्तुओं को अधिक उपयोगी। विनिमय शब्द से तात्पर्य है दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, पारस्परिक और वैधानिक हस्तांतरण को हम विनिमय कहते हैं। यानी जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनको उनके उपभोक्ता तक पहुंचने के दौरान जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब विनिमय के अंतर्गत आती हैं। नंबर 4, वितरण। उत्पादन की प्रक्रिया में जिन जिन उत्पादन के साधनों ने अपना योगदान दिया है, उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, नंबर 4 संगठन, नंबर 5 साहस। अर्थशास्त्र में जो भी उत्पादन की प्रक्रियाएं होती हैं वो इन 5 संसाधनों के द्वारा सम्मिलित रूप से की जाती। तो जब चूंकि उत्पादन 5 विभिन्न साधनों के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है, तो हर किसी को उसके बदले का पारितोषिक मिलना है, उसका भुगतान मिलना है। किसको कितना भुगतान मिलना है, किस अनुपात में मिलना है, किसको पहले मिलना है, किसको बाद में मिलना है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम वितरण के अंतर्गत कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित प्रयासों या प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। प्रयत्नों के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण कहलाते हैं। वितरण किसके बीच में होता है? उत्पादन के साधनों के बीच में होता है। उत्पादन के साधन 5 हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। अब हम इसके साथ ही अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन हम 3 विभिन्न वर्गों में करते हैं। पहला वर्ग है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार। इसमें सबसे पहला आता है धन से संबंधित परिभाषाएं। धन से संबंधित परिभाषा। धन से संबंधित परिभाषाएं, या इसको हम परंपरावादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं।
परंपरावादी दृष्टिकोण या धन से संबंधित परिभाषाओं के प्रतिपादक एडम स्मिथ है, जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी। बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विषय में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी अर्थशास्त्र के 3 मतों के अनुसार हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार। इसमें सबसे पहला आता है परंपरावादी दृष्टिकोण या धन से संबंधित परिभाषाएं, जिनको प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। 1776 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों का धन। इस पुस्तक के में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है और इसलिए एडम स्मिथ को सर्वप्रथम अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से एक पुस्तक में प्रस्तुत करने के कारण ही एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। दूसरा दृष्टिकोण है कल्याण दृष्टिकोण, कल्याणवादी दृष्टिकोण। यानी कि जो कल्याणवादी अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि जिसके प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल को कहा जाता है और उनके अनुयायियों को कहा जाता है, इसमें इन्होंने मनुष्य के कल्याण से संबंधित परिभाषाएं दी हैं, यानी धन को महत्ता न देकर के मनुष्य के कल्याण को अधिक महत्व दिया है। इसलिए मार्शल और उनके सहयोगियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को कल्याणवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 3, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। अब ये दुर्लभता क्या है? दुर्लभ का अर्थ होता है जो चीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं। हम एक आवश्यकता पूरी करते हैं, हमारे मन में दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। हम अपने संसाधनों को मैनेज करके, उनका प्रयोग करके किसी तरीके से अगर दूसरी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो एक नई आवश्यकता समय के साथ हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। यानी कभी भी हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारे संसाधन हैं जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। तो यही असीमित और सीमित के बीच जो सामंजस्य बैठाने की क्रिया है उसका वर्णन ही प्रोफेसर रॉबिन्स ने कल्याणवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत किया है। अच्छा, हम एक बात ये कि कल्याणवादी दृष्टिकोण मार्शल ने दिया था। ये यहाँ पे छूट गया था लिखना, ये नोट कर लीजिए बच्चों। और चौथा है विकास केंद्रित परिभाषाएं। विकास केंद्रित परिभाषा जिसमें आर्थिक विकास को महत्व दिया गया है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में आर्थिक विकास किस स्तर पे है उससे संबंधित जो परिभाषाएं दी गई हैं, तो चौथा दृष्टिकोण वो है। यानी पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र को हमने तीन भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी 3 दृष्टिकोण हमारे पास में है। पहला है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, दूसरा है आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, अब सबसे पहले बात यह आती है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे किसान खेत में खेती करता है, डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है, रोगियों को देखता है, इलाज करता है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। लेकिन कब कौन सी क्रिया आर्थिक है, कब कौन सी क्रिया अनार्थिक है? क्रियाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं,
आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनको हम धन अर्जन के उद्देश्य से करते हैं, और अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने का उद्देश्य धन का अर्जन ना होकर के समाज सेवा, दूसरों की सेवा, मानवता भाव, ये सारे तत्व छुपे रहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर एक नर्स है, हॉस्पिटल में किसी रोगी की देखभाल करती है, तो और बदले में उसको पेमेंट मिलता है सैलरी के रूप में, तो वो क्रिया उसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। लेकिन इसके साथ ही वो अपने घर आती है, घर में आकर के अपने बूढ़े माँ बाप या सास ससुर का ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है, तो वो उसकी क्रिया अनार्थिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि उसके बदले में उसे कोई भी आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। तो जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है आर्थिक क्रियाओं के आधार पे। आर्थिक क्रिया आप समझते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनका संबंध धन उपार्जन से होता है, धन की प्राप्ति से होता है। इसमें सबसे पहली क्रिया कौन सी आएगी? अभी हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, उपभोग। अब उपभोग क्या है? हमारे सामने बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, उन वस्तुओं का प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, पूरा करते हैं। तो किसी भी वस्तु की जो आवश्यकता संतुष्ट की शक्ति है, उसका प्रयोग करके जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो उसको हम उपभोग कहते हैं। उपभोग कहाँ पे है, इसको अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इस प्रकार कह सकते हैं, उपभोग और क्षय दो शब्द हैं, इनको साथ में देखने पर हम उपभोग के अर्थ को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कप चाय है, आप चाय पीने जा रहे थे, उसमें मक्खी गिर गई या गलती से आपका हाथ लग गया और वो गिर गई, चाय समाप्त हो गई, चाय की उपयोगिता समाप्त हो गई, लेकिन आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। आवश्यकता पूरी होना अनिवार्य है। उपभोग के लिए आवश्यकता का पूरा होना अनिवार्य है। और दूसरा तत्व तो इसमें क्या है कि वस्तु की उपयोगिता का नष्ट होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोग तब होता है जब किसी वस्तु का प्रयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो वह प्रक्रिया उपभोग है। लेकिन यदि इसी समय किसी वस्तु की उपयोगिता का नष्ट भी हो जाए, उसकी उपयोगिता समाप्त भी हो जाए, लेकिन मानव की आवश्यकता पूरी ना हो, तो यह क्रिया क्षय कहलाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको चाय का उदाहरण दिया कि आप चाय पीने के लिए लाए, आपने पूरा चाय को पी लिया, तो आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई, साथ ही साथ वस्तु की उपयोगिता भी समाप्त हो गई। लेकिन यदि आपने चाय का कप रखा, उसमें आपका हाथ लग गया, चाय गिर गई, तो चाय की उपयोगिता तो समाप्त हो गई, लेकिन आवश्यकता की, मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई। तो यह प्रक्रिया क्षय या विनाश कहलाती है, इसको हम उपभोग नहीं कहेंगे। तो उपभोग क्या है? वस्तुओं की वे विशेषताएं जिनके द्वारा मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको हम उपभोग कहते हैं। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो होता है उपयोगिता का सृजन। उत्पादन का शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता का सृजन। सृजन का मतलब होता है बनाना, सृजन करना, बनाना। आप सबको ये बात मैं पहले भी अभी थोड़ी बता चुकी हूँ इसी टॉपिक के अंतर्गत कि हमारी प्रकृति ने हमको हर वस्तु किसी न किसी रूप में उपलब्ध कराई है, और उन सभी वस्तुओं को हम उस रूप में कभी प्रयोग भी कर लेते हैं, कभी उसका रूप बदल देते हैं, कभी उसका समय बदल देते हैं, कभी स्थान बदल देते हैं, कभी उसके गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। तो किसी भी वस्तु के रूप, गुण, आकार, उसका स्थान, समय परिवर्तन के द्वारा जो उपयोगी बन जाती है, उपयोगिता का सृजन हो जाता है, उनकी उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है, उसको हम उत्पादन कहते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हम एक टेबल के पास बैठे हुए हैं या टेबल पे चेयर पे बैठे हुए हैं, तो ये चेयर कहाँ से आई? पेड़ से लकड़ी प्राप्त हुई, लकड़ी को काट के बढ़ई ने कुर्सी बना दी। क्या बढ़ई लकड़ी को बना सकता है? नहीं, वो पेड़ से ही आती है। प्रकृति ने हमें किसी न किसी रूप में उपलब्ध करा रखी है। ऐसे ही कहते हैं कि हम लोग घरों में सुनते होंगे कि पुराना चावल बहुत उपयोगी होता है।
पुराना चावल अच्छा होता है खाने में, तो पुराना कैसे होगा? आपने उसको एक समय के लिए स्टोर कर दिया और अगले 6 महीने के बाद हम जब निकालेंगे तो वो पुराना हो जाएगा, तो अधिक टेस्टी हो जाएगा, अधिक उपयोगी हो जाएगा। ये था समय परिवर्तन के द्वारा उपयोगिता का सृजन यानी उत्पादन। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कोई क्वेरी हो तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरा है विनिमय। विनिमय दो पक्षों के बीच में विनिमय दो पक्षों के बीच में होने वाला ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण होता है। यहाँ पे आपको कुछ शब्द मिलेंगे। दो पक्ष, पहला है दो पक्ष, दूसरा है ऐच्छिक, तीसरा है वैधानिक और चौथा शब्द है हस्तांतरण। दो पक्ष यानी एक लेने वाला और दूसरा देने वाला। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति देता है और दूसरा अपनी इच्छा के अनुसार लेता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास चावल है और हमको गेहूं चाहिए, हम किसी के पास जाए, उसको डराए धमकाएं और उसका गेहूं छीन करके ले आए, तो ये ऐच्छिक नहीं होगा। ऐच्छिक तब होता है जब दोनों पक्ष, दोनों देने वाले और लेने वाले अपनी स्वेच्छा से वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं। वैधानिक शब्द का तात्पर्य यहाँ पर है जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के अंतर्गत होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुएं बेचता है जिस पर उसने करों का भुगतान नहीं किया है, या उसने होर्डिंग कर रखी है, जब अपने यहाँ गोदाम में सामान को इकट्ठा कर रखा है और जब नकली रूप से वस्तुओं की कमी को उपलब्ध कर मार्केट में दिखाता है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तीसरा बिंदु जो है वो है विनिमय। विनिमय दो पक्षों के बीच में, सबसे पहले विशेषता दो पक्ष यानी एक लेने वाला लेनदार और दूसरा देनदार। दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक। सबसे पहले बात आई ऐच्छिक। ऐच्छिक क्या है? जब कोई वस्तु अपनी वस्तु किसी दूसरे को देना चाहे और दूसरा उस वस्तु को लेना चाहे, ऐसी स्थिति ऐच्छिक स्थिति होती है। इसमें किसी के ऊपर न लेनदार पे न देनदार के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होती है, किसी अपना सामान अगले को देना ही है या अगले को उससे लेना ही है। वैधानिक यानी सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न नियमों प्रावधानों के तहत सारा लेन देन जो भी होता है वो उन प्रावधानों के तहत हो। ऐसा ना हो कि कोई दुकानदार सामान की बनावटी कमी को प्रदर्शित करे और भविष्य में उसे महंगी कीमतों पर बेचना चाहे, या सरकार के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर जो भी है उनका भुगतान ना करे। तीसरा है पारस्परिक यानी दोनों पक्ष जो हैं वो लेंगे भी और देंगे भी। ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक, हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब एक के अधिकार क्षेत्र से निकल के वस्तु दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में चली जाती है। बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि विनिमय क्या है। विनिमय दो पक्ष कौन से? एक लेने वाला एक देने वाला यानी लेनदार और देनदार, उनके बीच में होने वाला ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण। यानी दोनों पक्ष ऐच्छिक हों, स्वेच्छा से अपनी वस्तु देने को तैयार हों, उनके ऊपर जो भी प्रावधान सरकार ने लगाए गए हैं नियम और कानून के, उनका पालन किया गया हो। पारस्परिक, दोनों एक दूसरे को अपनी वस्तु देने को तैयार हो, तो यह प्रक्रिया विनिमय कहलाती है। नंबर 4 वितरण। आप सबको पता है कि वर्तमान समय में हम बहुत सारी वस्तुओं की उपलब्धता हमारे सामने रहती है, बहुत सारी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं। क्या किसी एक व्यक्ति के लिए संभव है कि वो सभी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को बना ले? नहीं संभव है, कभी भी नहीं संभव है कि अगर हमें दवा चाहिए, कपड़ा चाहिए, किताब चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जो भी चाहिए, सारी चीजें हम अपने आप से नहीं बना सकते। जिस कारण से जो दूसरा
आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो दूसरा तत्व था उत्पादन, वो क्रिया संचालित होती है। उत्पादन की जब ये क्रिया संचालित होती है तो इसमें उत्पादन के विभिन्न साधन अपना योगदान देते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उत्पादन के विभिन्न 5 साधन होते हैं। सबसे पहले भूमि। भूमि प्रकृति द्वारा दिया गया वह निःशुल्क उपहार है जिसके बिना मनुष्य की कोई भी क्रिया, यहाँ तक कि जीवित रहने की क्रिया भी संभव नहीं है। श्रम। श्रम का तात्पर्य है प्रयत्न, प्रयास, चाहे वो शारीरिक रूप से किए जाए चाहे वो मानसिक रूप से किए जाए। तीसरा है पूंजी। पूंजी यानी कि धन, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में लगता है। चौथा है संगठन। और 5वां है साहस। संगठन जो कि इन सभी साधनों को उचित अनुपात में मिलाकर के उत्पादन प्रक्रिया को संभव बनाता है और अधिक उपयोगी बनाता है, कम लागतों में अधिक उत्पादन कराता है, वो होता है संगठन। और साहसी वो होता है जो जोखिम उठाता है लाभ और हानि का। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लाभ भी हो सकते हैं और हानि भी हो सकते हैं, तो जो इसका जोखिम उठाएगा वो व्यक्ति साहसी कहलाएगा। ये 5 उत्पादन के साधन हैं। जब ये चूंकि ये 5 मिलकर उत्पादन प्रक्रिया को संभव बना रहे हैं, तो जब उत्पादन के फलस्वरूप जो वस्तुएं प्राप्त होंगी, जो भी उत्पाद प्राप्त होंगे, उनको उनके उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जो उत्पादक है वो स्वयं सारी वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता। तो जो पहुंचाया गया है उपभोक्ताओं के बीच में वो विनिमय के माध्यम से पहुंचाया गया है। लेकिन अब बात यह आती है कि जो विनिमय के माध्यम से जो हस्तांतरण हुआ है, उससे जो धन अर्जित हुआ है, उससे जो प्राप्तियां हुई हैं, उनको उत्पादन के इन 5 साधनों में किस आधार पे बांटा जाए, इस सब का अध्ययन हम करते हैं वितरण में। उत्पादन के साधनों में बंटवारा। 5वां पॉइंट है राजस्व या लोक वित्त। राजस्व या लोक वित्त सरकार के द्वारा जो भी धनार्जन की क्रियाएं की जाती हैं, जो भी उनके द्वारा व्यय किए जाते हैं, वो सारी क्रियाओं का अध्ययन हम लोक वित्त में या राजस्व में करते हैं। सरकार की कर नीति, सरकार की प्राप्तियां, सारा सब कुछ हम इस राजस्व या लोक वित्त के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। जो तीसरा दृष्टिकोण है, 2 दृष्टिकोण आपने पढ़ लिए बच्चों, पहला विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, दूसरा आर्थिक क्रियाओं के आधार पे। जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार था उसमें सबसे पहला परंपरावादी परिभाषाएं थी जो कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी थी। दूसरी थी कल्याण संबंधी जो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। तीसरी थी दुर्लभता संबंधी जो कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी। और चौथी थी विकास संबंधी जो कि प्रोफेसर सैमुअल्सन और उनके समर्थकों के द्वारा दी गई थी। पहली कैटेगरी में हम उनको रखते हैं, दूसरा हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बांटते हैं, और तीसरा हम आर्थिक विश्लेषण के आधार पे। जो तीसरा वर्गीकरण किया गया है वो है आर्थिक विश्लेषण के आधार पे। आर्थिक विश्लेषण यानी जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, उनका विश्लेषण हम किन आधारों पे करते हैं। इस आधार पे अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र के अध्ययन के उस विषय वस्तु से है जिसमें कि एक उपभोक्ता, एक फर्म यानी एक इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के तहत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, समग्र रोजगार, समग्र उत्पादन। इस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण के आधार पे अर्थशास्त्र का किया गया विभाजन है। बच्चों आपको अर्थशास्त्र का विशेष समझ में आ गया। अब हम ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ ली हैं,
अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि इस बार आपके सिलेबस में विस्तार पूर्वक है, तो हम इनका अध्ययन करेंगे और इन दोनों के अंतर को अच्छे से समझेंगे। अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को जो तीसरा मुख्य भाग था जिसमें था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, अब हम उन दोनों में अंतर का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सबसे पहला अंतर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक फर्म। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, जैसे कि एक उपभोक्ता किस तरीके से अपनी आय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, एक उत्पादक, एक फर्म कैसे अपने उत्पादन के साधनों को मैनेज करती है, कैसे उत्पादन करती है, इस तरीके से अध्ययन करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, अर्थात कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर क्या है, उत्पादन का स्तर क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। इस तरीके से पहला अंतर हुआ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन और दूसरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। दूसरा, जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है यानी वो छोटी होंगी, छोटे भागों में बांटकर अध्ययन। ये समग्र रूप में। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये अलग करने की प्रक्रिया है। जैसे अभी मैंने बताया था संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत अध्ययन करेंगे तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष की आय का अध्ययन करेंगे, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से किसी एक व्यक्ति को निकाल लिया और फिर हमने उसका अध्ययन किया, यानी ये अलग करने की प्रक्रिया है। और समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की प्रक्रिया है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिनको अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में उनको सबको एक साथ योग करके, जोड़ करके अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, आय का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी सिद्धांत का अध्ययन करते समय हम मान्यता ले लेते हैं अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें समान रहें। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम
किसी भी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं तो हम कुछ मान्यताएं ले लेते हैं, उन मान्यताओं को ही हम एक वाक्यांश में परिभाषित करते हैं, अन्य बातें सामान्य हैं, और उन मान्यताओं के अंतर्गत ही उस सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य अध्ययन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अन्य बातें सामान्य है, यानी कुछ मान्यताओं के तहत अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामान्य अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला अंतर जो आएगा हमारा वो है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, आय आदि को परिवर्तनशील माना गया है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इनको स्थिर माना गया है। इस प्रकार से ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच जो मुख्य अंतर थे वो आपको बताए गए हैं। अब इनको आप अच्छे से पढ़ें और समझे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी।